सड़क पर से लारियां, बसें वगैरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर रही थीं। राम दुलारी बुरके का नकाब डाले पीछे खड़ी रही। रामू सड़क पर आकर हर लारी को जो गुजरांवाला की तरफ जा रही थी हाथ देता। लारी आगे निकल जाती। आखिर एक लारी रुक गई। दोनों इसमें बैठ गए। लारी चल पड़ी। कंडक्टर ने रामू से पूछा, कहाँ जाओगे मियाँ जी? रामू ने जेब से पैसे निकालते हुए देहातियों वाली पंजाबी में कहा, गुजरांवाला जाना है। कंडक्टर ने गुजरांवाला के 2 टिकट काट कर दे दिए। राम दुलारी रामू के साथ ही बैठी हुई थी। इसने बुरके का नकाब आगे डाल रखा था। वो दिल में सोच रही थी कि मुसलमानों का ये बुरका भी कितना अच्छा है कि इसने मुझे छुपा लिया है, वरना इसे पहचाना जा सकता था। जबकि इसी रोज़ अखबारों में इसका फ़ोटो भी छप चुका था। गुजरांवाला पहुंचने तक शाम हो गई। वो लारी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। गुजरांवाला पहुंचने तक शाम हो गई। वो दोनों लारी अड्डे से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन की बत्तियां रोशन थी। रामू ने राम दुलारी को एक तरफ खड़ा करके खुद बुकिंग ऑफिस पर जाकर रावलपिंडी के 2 टिकट दिए। वहां से इसे मालूम हुआ कि पिंडी जाने वाली गाड़ी 1 घंटा बाद आएगी। वो प्लेटफार्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। वहां पहले ही से एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। इसके हाथ में अखबार था और वो अखबार पढ़ रहा था। रामू ने निगाह फेर कर देखा। वो अखबार में छुपा हुआ राम दुलारी की फोटो वाला इश्तिहार पढ़ रहा था। कहने लगा, हमारी पुलिस निकम्मी हो गई है कि इतनी खतरनाक भारतीय जासूसा इसकी कैद से निकल भागी। रामू को मजबूरन जवाब देना पड़ा। इसने कहा, हाँ बुजुर्गो, आप ठीक कहते हैं। वो आदमी राम दुलारी की फोटो को गौर से देखते हुए बोला, लगता है इस औरत को मैंने कहीं देखा है। रामू और राम दुलारी ने यह सुना तो इनके जिस्म पर चूंटियां से रेंगने लगी। फिर आदमी खुद ही बोला, शायद वो इसी शक्ल की औरत थी, मैंने कल सुबह लाहौर में देखी थी। रामू ने खसियानी सी हंसी के साथ कहा, जी हाँ, शायद आपने इसे देखा हो। बिल्कुल देखा है जी, बूढ़ा कहने लगा। बिल्कुल यही शक्ल थी इसकी। मैं कोट लखपत वाले रेलवे फाटक की तरफ आ रहा था कि मैंने इस औरत को देखा। रेलवे लाइन की तरफ से आई और मेरे करीब से होकर गुजर गई। बड़ी घबराई हुई लगती थी। रामू और दुलारी ने बेयक वक्त महसूस किया कि इस बेंच पर ज़्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं। इन्हें फौरन जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये राम दुलारी ही थी जिसे इस बूढ़े ने रेलवे फाटक पर देखा था। इस वक्त वो जमुना दास को कत्ल करके वापस आ रही थी। अगरचे ये इस बूढ़े की क्या सराई भी हो सकती थी, लेकिन अब राम दुलारी वहां से उठ जाना चाहती थी। इसने रामू को बुरके के अंदर से कोहनी का हल्का सा टहुका दिया। रामू समझ गया। इसने राम दुलारी से मुखातब होकर कहा, गाड़ी शायद दूसरे वाले प्लेटफार्म पर आएगी, इधर चलकर बैठते हैं। और वो दोनों जल्दी से उठे और दूसरे प्लेटफार्म का रुख कर लिया। रामू बोला, ये कमबख्त बूढ़ा हो सकता है ठीक कह रहा हो, और इसने तुम्हें जमुना दास का काम तमाम करने के बाद वापस आते देख लिया हो। राम दुलारी बोली, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वहाँ रास्ते में रेलवे फाटक आता था और बस वहाँ से गुजरती थी और मैं वाकई कुछ गई हुई थी। इस ख्याल से नहीं कि मैंने अपने एक साथी का खून कर दिया था, बल्कि इस ख्याल से कि कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। रामू ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, कम से कम इस वक्त तुम्हें इस बूढ़े ने नहीं देखा। इस बुरके ने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बचा लिया है। इन्हें मालूम था कि पिंडी जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफार्म पर आएगी। चनाचा वो काफ़ी आगे जाकर जहां मुसाफिर थे बेंच पर बैठने के बजाय मुसाफिरों के पास ही ज़मीन पर बैठ गए। जब ट्रेन आई तो सब मुसाफिर गाड़ी के डब्बों की तरफ बढ़े। रामू को मालूम था कि इंडिया में तो औरतें और मर्द एक ही डब्बे में बैठ जाते हैं और वहाँ औरतों का कोई अलग डब्बा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में औरतों का अलग डब्बा होता है। चनाचा इसने राम दुलारी को एक अलग डब्बे में बिठा दिया। इसने इसे ऐसी सीट पर बिठाया जो कोने में थी, ताकि प्लेटफार्म से किसी की इस पर नजर न पड़े, और इसे ताकीद कर दी कि वो बुरके का नकाब डाले रखे और चेहरा नंगा ना करे। अगर मुसाफिर औरतों के कहने पर इसे नकाब उल्टना भी पड़े तो इस वक्त उल्टे जब ट्रेन चल रही हो। ट्रेन किसी जगह खड़ी हो तो वो फौरन नकाब डाल ले। रामू खुद 3rd क्लास के मर्दाना डब्बे में सवार हो गया। डब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर रवाना हो गई। गाड़ी जिस वक्त पिंडी पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे।
रामू और रामदुलारी स्टेशन निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गए। वहां कई खाली टैक्सियां खड़ी थी। इन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी। स्टेशन से इन्हें सीधा भारतीय सफारत खाने जाना था, जहां वो आधी रात को भी चाहें तो जा सकते थे। वो एक खाली टैक्सी पर बैठ के ड्राइवर को इस्लामाबाद इस सेक्टर में चलने को कहा जहां भारत का सफारत खाना था। इसने भारतीय सफारत खाने का नाम भी ना लिया। टैक्सी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। रामू ने टैक्सी ड्राइवर को मुतमिन करने के लिए यही बताया कि इस सेक्टर में इसका अब्दुर्रहमान अपने साहब की कोठी में खानसामा है और इसके पास जा रहा है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद जब भारतीय सफारत खाने वाला सेक्टर आया तो रामू ने एक खास कोठी के बाहर टैक्सी रुकवाई, इसे किराया देकर रुखसत किया और रामदुलारी को लेकर आगे चलने लगा। इसे और रामदुलारी दोनों को मालूम था कि भारत का सफारत खाना वहां से 4-5 कोठियां छोड़कर है। भारत के सफारत खाने के बाहर आकर रुक गए। बाहर गार्ड पहरे पर खड़ा था। रामू ने कागज के चिट पर एक खास नंबर लिखकर गार्ड को दिया और कहा, ये अंदर ड्यूटी अफसर को दे दो। गार्ड ने चिट सफारत खाने के बंद आहनी दरवाजे के अंदर एक और गार्ड को दे दी। वो इसे लेकर ड्यूटी अफसर के कमरे में चला गया, जो वहां से करीब ही था। दूसरे ही लम्हे ड्यूटी रूम से गेट पर फोन आया कि जो आदमी आया है इस अंदर भेज दिया जाए। गेट का छोटा सा दरवाजा खोल दिया गया। रामू और रामदुलारी गेट में से भारतीय सफारत खाने की इमारत के अहाते में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही रामदुलारी ने चेहरे पर से नकाब उलट दिया। ड्यूटी ऑफिसर इस दौरान अंदर प्रेस अताशी को फोन करके रामदुलारी और रामू का नंबर बता चुका था। प्रेस अताशी ने हदायत की थी कि इन दोनों को अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो गेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाए। ड्यूटी अफसर ने रामू से पूछा, कोई खास इमरजेंसी तो नहीं है? मेरा मतलब है कि क्या प्रेस अताशी साहब से इस वक्त मिलना जरूरी तो नहीं है? रामू ने कहा, इतना जरूरी भी नहीं, सुबह मिल लेंगे। भारतीय सफारत खाने पहुंचने के बाद रामू और दुलारी बेफिक्र हो गए थे। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, फिर आप गेस्ट हाउस में आराम करें, अताशी साहब सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। रात इन दोनों ने गेस्ट हाउस में गुजारी। सुबह प्रेस अताशी खुद ही इनके पास आ गया। हम इस हिंदू प्रेस अताशी का नाम नहीं लिखेंगे, आप इसे शर्मा जी कह सकते हैं। शर्मा जी रामू और दुलारी को जानते भी थे और इनके कारनामों और इनके दहशतगर्दी के मिशन से वाकिफ भी थे। रामू ने शर्मा को बताया कि इनके लाहौर वाले दोनों खुफिया ठिकानों पर पुलिस कमांडोज ने छापा मारकर इनके बाकी सारे आदमियों को मुगल लाल समेत हलाक कर डाला है। प्रेस अताशी ने कहा, हमें इस वाक़े की सारी इत्तला मिल चुकी है और हमने अखबारों में छपी हुई रामदुलारी की फोटो भी देख रखी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रामू ने कहा, हम पिंडी इसलिए आए हैं कि अपने यहाँ के बॉस को रिपोर्ट करें और आगे के प्रोग्राम के बारे में हदायत लें। प्रेस अताशी शर्मा ने कहा, रामदुलारी की फोटो मुल्क के तमाम अखबारों में छप गई है, इसे सफारत खाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेहतर है कि तुम दोनों पूरा दिन इसी कमरे में गुजारो। रात का अंधेरा होते ही तुम्हें तुम्हारे पास शिवाजी के खुफिया ठिकाने पहुंचा दिया जाएगा। वो सारा दिन रामू और रामदुलारी ने भारतीय सफारत खाने में गुजारा। रात के 11 बजे के करीब इन्हें एक बंद गाड़ी में बिठाकर दहशतगर्दों के बॉस, रा के स्पेशल एजेंट और तकरीबकार शिवाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। शिवाजी ने इन दोनों को देखकर कहा, मुझे गंगू और मुकुंदलाल की मौत का अफसोस है। जमन दास को तुम लोगों ने ऐन वक्त पर हलाक किया। अगर वो जिंदा रहता तो पुलिस कमांडो की पूछताछ के दौरान वो इन्हें हमारा यहाँ पिंडी का खुफिया ठिकाना भी बता देता। मैं जानता हूँ वो जरा सा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रामू ने शिवाजी से पूछा, अब हमारे बारे में क्या हुक्म है? शिवाजी कहने लगा, तुम लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई थी, मैंने इसे नई दिल्ली भेज दिया है। इनके जवाब का इंतजार है। अगर इन्होंने तुम्हें वापस बुला लिया तुम्हें इसी वक्त भारत वापस भेज दिया जाएगा। जब तक वहां से कोई इतला नहीं आती थी यहीं ठहरना होगा। रामदुलारी ने पूछा, यहाँ हमारी कार्रवाइयों की क्या पोजीशन है? शिवाजी ने कहा, लाहौर में तुम लोगों के खुफिया ठिकाने पर पुलिस कमांडो के कामयाब छापों और हमारे इतने सारे आदमियों के मारे जाने के बाद हमने यहाँ कुछ देर के लिए अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। वैसे भी हमारा असल काम पाकिस्तान में अपने आदमियों से राब्ता कायम रखना है, हम धमाके वगैरह कम ही करते हैं। फिर इसने रामदुलारी से कहा, रामदुलारी, अखबारों में तुम्हारी फोटो आ गई है और तुम्हारे के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। अगर किसी जरूरत की वजह से बाहर निकलना भी पड़े तो बुर्का ओढ़कर मुसलमान औरत बनकर निकलना।
भारतीय दहशतगर्द रामू और रामदुलारी को हम इनके रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर छोड़ कुछ देर के लिए वापस अपने शेर दिल मुजाहिद कमांडो शेर खान की तरफ जाते हैं। शेर खान अपने कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक रावलपिंडी में तंजीम के चीफ से मुलाकात करने पिंडी पहुंच चुका था और वो इनके सादा से ऑफिस में इनसे मिला। शरीर दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले तंजीम के चीफ ने शेर खान को गले लगाया और अपने पास दरी पर बैठा लिया। चीफ अपने सादा ऑफिस दरी पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। ये इस्लाम की हकीकी मुजाहिदाना स्पिरिट के साथ इस्लाम, पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे थे। इनका ऑफिस अगरचे सादगी का मरका था, लेकिन साथ वाले कमरे में जदीद तरीन साइंसी आलात भी मौजूद थे, जिनके जरिए वो अपने कश्मीर के महाज पर जिहाद करते, मुजाहिदीन के साथ राब्ता पैदा कर सकते थे। शेर खान ने चीफ से कहा, मुझे सीओ साहब ने बताया है कि आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ ने कहा, शेर खान, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी मुजाहिदाना कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के दुश्मन भारत के दहशतगर्दों को हलाक करके और इनके खुफिया ठिकानों को तबाह करके सही मुजाहिदाना स्पिरिट मुजाहरा किया है। दुश्मन मजीद दहशतगर्द भेजेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह इन्हें भी जहन्नम में पहुंचाकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हक में मिला देंगे, इंशाल्लाह, शेर खान ने कहा। चीफ ने थोड़ा सा तौक़ुफ़ करने के बाद कहा, यहाँ भी हमारी इत्तला के मुताबिक भारत के दहशतगर्दों का एक छोटा गिरोह किसी रूपोश है, मगर हमारी एक और इत्तला के मुताबिक ये गिरोह एक दूसरे से राब्ता कायम रखने का काम करता है, लेकिन हम इस गिरोह के खुफिया ठिकाने का खोज लगा रहे हैं। बहुत जल्द इस खुफिया ठिकाने को भी तबाह करके काफरों को वासिल जहन्नम कर दिया जाएगा। ये हमसे बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, मगर सबसे पहले चाय की एक प्याली पी ली जाए। एक मुजाहिद चाय की ट्रे इनके दरमियान रखकर चला गया था। चाय के साथ एक प्लेट में सादा से रस थे। चीफ ने खुद चैनक में से चाय प्याली में डाली और शेर खान को पेश कर दी। फिर अपनी प्याली में चाय डाली और एक दो घूंट लेने के बाद शेर खान से कहा, शेर खान, ये हकीकत है कि भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अवाम से हमें कोई सरोकार नहीं। हम भारत की हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं और इनकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की बात करते हैं। क्या वे पाकिस्तान के साथ ही भारतीय हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से धड़ाधड़ असला इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर सामने आया है, भारत ने भी अपनी एटमी ताकत बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी है। चीफ एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। शेर खान पूरी तवज्जो से इसकी बातें सुन रहा था। चीफ ने कहा, हमें अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि भारत का दफाई और एटमी तहकीकाती अदारा फ़ज़ाई हमलों के सिलसिले में जवाबी कार्रवाई के हामिल, दूर तक मार करने वाले और ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले त्रिशूल मिसाइल के नए मॉडल पर काम शुरू कर चुका है और ये तजर्बात अपने आखिरी मराहल में हैं। ये मिसाइल सतह समंदर से ज़रा ऊपर सफ़र करता है और किसी आबदोज या किसी बहरी जहाज से छोड़े गए मुखालिफ सिमत से आने वाले मिसाइल को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल की मार 10 किलोमीटर तक है। भारत के इस प्रोजेक्ट का चीफ कंट्रोलर और दिमाग थानों पलाई है। ये शख्स यानी एटमी साइंसदान डॉक्टर पलाई हैदराबाद दक्कन का हिंदू ब्राह्मण है। इसका बायोडाटा हमें अपने ज़राए से मसूल हो चुका है। इसके मुताबिक ये शख्स आला साइंसी सलाहतों का मालिक है और एटॉमिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की आला डिग्री हासिल करने के अलावा एटम बराए अमन का अवार्ड याफ्ता भी है। गैर शादीशुदा है, उम्र 40-42 साल है, रंग गहरा सांवला है और जिस्म दरमियाना है। सर के बालों में सफ़ेदी आ रही है। मैं तुम्हें इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। चीफ ने करीब पड़े हुए एक रजिस्टर को खोलकर इसमें से एक लिफाफा निकालकर शेर खान को दिया। शेर खान ने इसे खोला। इसमें एक रंगीन फ़ोटो थी। चीफ कहने लगा, ये इस आंध्र प्रदेश के रहने वाले हिंदू ब्राह्मण भारतीय साइंसदान डॉक्टर पलाई की फ़ोटो है। शेर खान बड़े गौर से फ़ोटो देख रहा था। इसका वही हुलिया था जो चीफ ने इसे बताया था, यानी उम्र 40-42 के साल के करीब होगी, रंग गहरा सांवला था, जिस्म मोटा ना पतला, नक्श वैसे ही जैसे आंध्र प्रदेश के लोगों के होते हैं और सर के बाल कहीं कहीं से सफ़ेद हो चुके थे। चीफ ने कहा, इस आदमी यानी डॉक्टर पलाई का बायोडाटा बताता है कि शख्स रंगीले मिजाज का है, शराब भी पीता है और औरतें भी इसकी दोस्त हैं।
मजूरा के एक नागमिनी के नागदासी उर्मिला से इसकी खास तौर पर दोस्ती है। भारत ने फजा से जमीन और जमीन से फजा में मार करने वाले गाइड मिसाइलों पर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके पीछे इस डॉक्टर पलाई का दिमाग काम कर रहा है। किसी तरह से ये आदमी गायब हो जाता है तो भारत के दिफाई तहकीकाती अदारे का ये और इस पर किए जाने वाला काम कम अज कम 3-4 साल के लिए रुक जरूर जाएगा। शेर खान ने सवाल किया, सर क्या पाकिस्तान इसके जवाब में कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा? चीफ ने कहा, पाकिस्तान के साइंसदान दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं और वो भारत एटमी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखते हैं। अगर भारत इस मैदान में पेश करता है तो पाकिस्तान फौरन इसका तोड़ दरियाफ्त करके इस पर काम शुरू कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है और ये दुनिया भर के एटमी साइंसदान तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में बड़ी आला और बेहतरीन है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से दुश्मन के एटमी प्रोसेस के अमल में 2-3 साल का वक्फा डालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी दफाई एतबार से बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ दुश्मन एटमी टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे रह जाता है, बल्कि इसकी अफवाज के मोराल पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है।